नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज हमारा चंपावत में पहला दिन है और चंपावत में पहला दिन होने के लिए पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप जहाँ पे जाते हो तो थोड़ा बहुत एक्लिमेटाइज होना पड़ता है उस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हमारा पहला दिन था जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा और कल से हम स्टार्ट करेंगे चंपावत की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर जो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लोग अक्सर जाया करते हैं। हालांकि चंपावत जो है वो बेसिकली फेमस है आपका गोलू देवता या गोरल देवता बोलते हैं इसके लिए। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ का पूरा जर्नी और आपको स्विच करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं पागल इतनी अच्छी करवटें ले। तो चलते हैं। गोलू देवता मंदिर। चंपावत की इस धरती पर आते ही एक नाम बार बार सुनाई देता है, गोलू देवता। कुमाऊं की लोक आस्था में गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। मंदिर में कदम रखते ही सबसे पहले मेरी नजर इन चिट्ठियों पर पड़ी। किसी ने अपनी परेशानी लिखी है, किसी ने अपनी मनोकामना और किसी ने शायद अपना न्याय इन चिट्ठियों के हवाले कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी बात गोलू देवता तक पहुँचाने के लिए अर्जियां भी लगाते हैं। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चंपावत में पहला दिन है एक्सप्लोर करने का और सबसे पहले हम गोलू देवता मंदिर या गोरल देवता मंदिर, जैसे कि ये अभ्रंश है एक बोलने का, तो ये गोलू देवता मंदिर ही है। तो वहाँ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं हम और पंडित जी से या फिर जो भी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे यहाँ के बारे में जानेंगे। और इन घंटियों को देखिए, यहाँ चढ़ाई गई हर घंटी के पीछे किसी न किसी श्रद्धालु की आस्था और कहानी जुड़ी हुई है। कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा है। हर किसी के पास अपनी एक उम्मीद है। मंदिर परिसर में जलती हुई धुनी भी यहाँ के धार्मिक वातावरण का एक खास हिस्सा है। धुएं की खुशबू, घंटियों की आवाज और लोगों की आस्था, पूरा माहौल अपने आप में अलग महसूस होता है। इन खिड़कियों पर लगी अर्जियां शायद इस मंदिर की सबसे अलग तस्वीर पेश करती है। लोग अपनी बात कागज पर लिखकर यहाँ छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी पुकार सुनी जाएगी। और फिर मैंने यहाँ एक ऐसा दृश्य देखा जिसे मैंने कैमरे में कैद करना चाहा। यह बिल्कुल अलग अनुभव था मेरे लिए। स्थानीय मान्यता के अनुसार कुछ लोग में देवता का अवतरण माना जाता है। इन्हें स्थानीय तौर पर डांगर भी कहा जाता है। उस समय उनकी भावनाएं और नृत्य देखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये रहा गोलू देवता मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से शुरू होती है इस आस्था की एक अलग ही दुनिया। इन दो बुजुर्ग महिलाओं को देखिए, जिस श्रद्धा के साथ ये गोलू देवता को प्रणाम कर रही हैं, शायद यही इस जगह की असली पहचान है। और सामने ये बुजुर्ग व्यक्ति शायद अपने परिवार के इन पलों को कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। मंदिर के बाहर यह एक मैदान, चारों तरफ लटकी घंटियां और लोगों की आवाजाही चंपावत के इस स्थान को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कुमाऊं की लोक आस्था का जीवंत हिस्सा बनाती है। यहाँ आने के बाद मुझे एक बात जरूर महसूस हुई, किसी के लिए गोलू देवता न्याय के देवता है, किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए अपने मन की बात कहने की एक जगह। और शायद इसी आस्था की वजह से इन घंटियों की आवाज आज भी लगातार सुनाई देती है। जैसे कि आपको पता है आज हम ट्रैक कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जो मंदिर है उसका। तो ये मेरे पीछे आप दरवाज़ा देख सकते हैं और जो मेरे साथ आ रखा है वो चंपावत का ही है, लोकल का है। तो उसको भी थोड़ा रास्ते की नॉलेज नहीं है और मेरे को तो एज़ यूजुअल पता है ही नहीं कि मतलब यहाँ पे रास्ता कहाँ से है। तो क्यों ना, मेरा मानना ये है कि कुछ खोजते हुए, कुछ सोचते हुए निकला जाए और रास्तों को ढूंढा जाए और मंजिल तक पहुँचा जाए। गोरखनाथ मंदिर। गोलू देवता के दर्शन के बाद हम पहुँचे चंपावत से लगभग 35 किलोमीटर की इस यात्रा में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत था यहाँ का रास्ता। इस सफ़र में मेरे साथ चंपावत का एक स्थानीय लड़का भी था। किसी अनजान जगह को समझने के लिए शायद वहाँ के किसी स्थानीय इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। रास्ते की छोटी बातें, आसपास की जगहों की जानकारी ये सफ़र को और ख़ास बना रही थी। लेकिन इस सफ़र के रास्ते का एक हिस्सा ऐसा भी था जहाँ मैं बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ पहाड़, जंगल और प्रकृति, और बीच में बस एक इंसान
और उसका रास्ता। कभी कभी ऐसी यात्राओं में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती, बस चलते रहना होता है। यहाँ रास्ता सिर्फ हमें एक मंदिर तक ले जाने का नहीं था, बल्कि कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से भी दूर ले जा रहा था। हवा की आवाज़, जंगल की खामोशी और पैरों के नीचे चलता ये रास्ता, यही तो है असली पहाड़ी सफ़र। और इस सफ़र में एक साथी हमें बिना किसी बुलावे के मिल गया। फिर एक डॉगेज भाई मिले, काफ़ी देर तक हमारे साथ चलते रहे, जैसे उसे भी पता हो कि आज हमारी मंजिल एक ही है। लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही एक और छोटा डॉगेज भाई हमारा इंतज़ार में हमें लेने पहुंचा। यह वह डॉगेज भाई नहीं थे जो हमारे साथ चल रहे थे, यह मंदिर परिसर के डॉगेज थे जो हमें मंदिर के गेट से लेने आए थे। कुछ यात्राओं में रास्ते के साथी इंसान नहीं होते, कभी कभी एक छोटा सा जानवर भी आपकी पूरी यात्रा को यादगार बना देता है। और आखिरकार हम पहुंच गए गोरखनाथ मंदिर। यहाँ गुरु गोरखनाथ से जुड़ी धुनी के दर्शन होते हैं। लेकिन उस दिन मौसम ने इस जगह को कुछ और ही रूप देना था। चारों तरफ घनी धुंध थी, इतनी धुंध कि आसपास की कई चीज़ें साफ दिखाई तक नहीं दे रही थी। लेकिन यही इस जगह को खूबसूरती दे रही थी। जो चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, उन्हें महसूस किया जा सकता था। जी नमस्ते जी, प्रणाम आप सभी को। अभी आज का जो हमारा जो टूर था चंपावत, जैसे कि आप देख रहे हैं चंपावत का जो एरिया है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो डेस्टिनेशन था वो था ये जो मंदिर है। एकदम गजब वाला मौसम हो रहा है। ये कुछ पूरा सराउंडेड जो है वो यहाँ पे पूरा देवदार के पेड़ है। नीचे भी हमने जंगल में जब आपको दिखाया तो वो भी देवदार के पेड़ है। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है या फिर ये जो स्थान है वो सिर्फ धुनी के लिए फेमस है। जो धुनी स्वर्ग टाइम से कहते हैं जली आ रही है। बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पे 12 साल तक तपस्या करी थी, जो कि स्वर्ग टाइम से ये धुनी जलती आ रही है। तो वही यहाँ का महत्व है, वही यहाँ का एक अट्रैक्शन का केंद्र है। आइएगा आप भी। थोड़ा रोड संकरी है यहाँ को आते वक्त चंपावत से जब आप आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चंपावत का, किसी और शहर को एक्सप्लोर करते हैं, किसी और जगह पर चलते हैं। और जब वापस लौटने का समय आया तो हमारा एक छोटा साथी फिर से हमें मंदिर के गेट तक छोड़ने आया। और इसी छोटे से साथी के साथ हमारी 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। कभी कभी किसी यात्रा को खूबसूरत बनाने के लिए मंजिल नहीं, बल्कि वो रास्ता होता है जिसमें हम कुछ देर के लिए खुद को, प्रकृति को और अनजान साथियों को थोड़ा और करीब से जान पाते हैं। हिंगला माता मंदिर। चंपावत से करीब 6 किलोमीटर दूर मैं पहुंच चुका था हिंगला माता मंदिर। उस वक्त यहाँ ना कोई भीड़ थी, ना कोई शोर, बस मैं, मेरे साथ आज के मेरे बुजुर्ग गाइड और ये शांत सा मंदिर। शायद पहाड़ों की ऐसी ही जगहों की खूबसूरती जहाँ कुछ देर के लिए इंसान और प्रकृति के बीच कोई और नहीं होता। अभी हम चंपावत के दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा चौथा या पांचवा डेस्टिनेशन है, हिंगला माता मंदिर। चंपावत जो शहर है वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में है और शांत वातावरण और पीछे मंदिर, भव्य मंदिर। और ये आपके लिए डेस्टिनेशन में ये चौथा या पांचवा डेस्टिनेशन हो सकता है चंपावत का, जो कि मस्ट विजिट है, जो कि जंगल के बीच में है और टॉप पे है। तो चलते हैं फिर अगले डेस्टिनेशन में, तब तक स्टे ट्यून। चंपावत टी गार्डन। अब मैं पहुंच चुका था चंपावत के खूबसूरत से टी गार्डन में। चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों की ढलानों पर फैले चाय के पौधे। देखने में ये जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रही थी। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, बस मन कर रहा था कि इस हरियाली के बीच थोड़ा सा और चला जाए। ऊपर पहाड़, नीचे चाय के पौधे और बीच में ही रास्ता। कभी कभी ऐसी जगहों पर कैमरा सामने रखना भी ज़रूरी नहीं लगता, बस कैमरा हाथ में लेकर चलते रहिए और उस पल को महसूस करते रहिए। चंपावत का ये टी गार्डन मेरे सफ़र का एक ऐसा पड़ाव था जहाँ मैंने कुछ देर तक बस प्रकृति को देखा और महसूस किया। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पे, जो ये चंपावत का बहुत ही सौंदर्य के बीच आप देख सकते हैं ये टी गार्डन। इसका जो एंट्रेंस है वो लेफ़्ट साइड में एंट्रेंस है। तो ये 20 रुपये पर पर्सन टिकट है और
ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और ये जो आपका चाय का जो बागान है वो काफ़ी उच्च गुणवत्ता की यहाँ पे चाय मिलती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं और शहर की भागदौड़ से कुछ समय अपने लिए और प्रकृति के बीच गुजारना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए ख़ास है। तो ये जगह ख़ास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के काफ़ी लोग दीवाने हैं और आते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने। आप देख सकते हैं ये जितने भी मेरे पूरे चारों तरफ पूरा चाय का बागान है। अभी जो होता है इसकी लोग डाउट करते हैं कि बेसिकली जो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं उसको ये पूरा टूटता क्यों नहीं है। तो रीज़न ये है कि जो ये चाय के सबसे कोमल सॉफ्ट वाले जो पत्ते होते हैं सिर्फ उन्हीं की चाय प्रोसेस्ड होती है और वही सबसे उच्च गुणवत्ता की चाय होती है और यही चाय को तोड़ा जाता है। मेरे को लगता है कि ये एक बार टूट चुका है पूरा बागान में और दूसरी बार प्रोसेस है इसका बनने का। 1 महीने में फिर तैयार होगी, फिर इसको फिर से तोड़ा जाएगा। तो ये चंपावत का कुछ बहुत ही सुंदर और भव्य टी गार्डन है जिसको हमने एक्सप्लोर करा और बहुत अच्छा सुंदर साइलेंट एकदम चारों तरफ पूरे पहाड़ बीच में ये टी गार्डन। बहुत ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है बहुत ही अद्भुत है यहाँ की। टी गार्डन की स्पेशलिटी एक और है कि बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये यहाँ का जो टूरिज़्म है, उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करता है। दूसरा, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चंपावत में कोई टी गार्डन है। ये कुछ चीज़ें यहाँ की स्पेशलिटी हैं उत्तराखंड की या फिर चंपावत की। जैसे कि आपने हमारी कौसानी वाली वीडियो में देखा था कि वहाँ पर भी हमने पूरा प्रोसेस आपको चाय के तोड़ने से लेके पूरा बनने तक, पैक होने तक का पूरा प्रोसेस दिखाया था। और तीसरी बात जो यहाँ की है वो ये है कि यहाँ की जितनी भी चाय है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होती है, वो बाहर जाती है, दुबई जाती है या अरेबियन कंट्रीज़ जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ के बारे में स्पेशलिटी है। तो ये कुछ था जो कि हमने आपको दिखाया। अब चलते हैं किसी और चंपावत के किसी और डेस्टिनेशन में। कोई और रोचक तथ्य आपको दिखाएंगे चंपावत के बारे में। बालेश्वर मंदिर, जो चंपावत शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका इतिहास चंद वंश के समय का है। लेकिन यहाँ आकर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है वो है इसकी पत्थर पर बनी कारीगरी। इन पत्थरों को थोड़ा गौर से देखिए। सैकड़ों साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तब कलाकारों ने इन्हीं पत्थरों पर बारीकी से नक्काशी की थी। हर दीवार, हर नक्काशी और हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर उस दौर की कोई कहानी छुपाए बैठा हो। और शायद यही वजह है कि बालेश्वर मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं बल्कि चंपावत के इतिहास और पहाड़ी कला को करीब से देखने की एक खूबसूरत जगह है। अभी हम बालेश्वर मंदिर में हैं। बालेश्वर मंदिर का जो एज पीरियड है वो 1200 साल के आसपास इसकी बनावट या फिर आधारशिला रखी गई थी। आज इसको 1000 साल के आसपास हो चुके हैं। दूसरा ये कहें कि अगर आप स्टोन आर्किटेक्ट लवर हैं या स्टोन एज में जितने भी कलाकृतियाँ बनी हैं उससे आप प्रेम करते हैं तो ये मंदिर आपके लिए है। एंड बालेश्वर जो मंदिर है वो चंपावत के मेन मार्केट से बीचों बीच है और यहाँ पे आने के लिए थोड़ा बहुत स्टीप एक पैदल रास्ता है 100 से 500 मीटर के आसपास, तो वो कवर करना पड़ता है। और स्पेशलिटी इस मंदिर की है कि इस मंदिर का बनावट 2 राजवंशों ने करा है। पहला कत्यूरी राजवंश, दूसरा चंद राजवंश। और वो इस बेसिस पे करा है क्योंकि मुग़ल काल में इस मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ था जो कि मुग़लों ने किया था। तो आज ये मंदिर इसकी बनावट में इतिहास को दोहराती है और इतिहास कितना हमारा जटिल था और कितना डिटर्मिनेटिंग था ये हमें बताता है हमारा ये बालेश्वर मंदिर। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो वो आर्किटेक्ट है जो कि बहुत ही बारीकी से तराशा गया है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता एक ह्यूमन मेड है, ये ऐसा लगता है एक मशीन ने काम कर रखा है। हमारे पुराने इतिहासों में बहुत ही मतलब एक इतनी बारीकी रखी गई है हर चीज़ में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना परफेक्शन के साथ काम कर रखा है। जितना स्पेस, अगर सपोज दैट जितना स्पेस नीचे है उतना ही स्पेस ऊपर छोड़ा गया है आर्ट को ख़त्म करने के लिए। तो डिफरेंट
पत्थर हैं यहाँ पे, उन पत्थरों से बना हुआ है। कहीं कहीं पे 5 से 6 फीट का एक सिंगल पत्थर है, उसी पे आर्ट बनाया गया है। तो काफ़ी बहुत अच्छा है। अगर आप आर्ट लवर हैं, अगर आप स्टोन आर्ट लवर हैं, तो यू हैव टू कम हियर एंड इन्जॉय। एंड थोड़ा बहुत रिमेम्बरिंग पॉइंट ये है कि मंदिर काफ़ी भव्य है। तो चलते हैं चंपावत के किसी और स्थान पे जहाँ पे प्रकृति आपसे स्वयं मिलती है। एबर्ट माउंट। चंपावत के सफर में अगला पड़ाव था एबर्ट माउंट, पहाड़ों के बीच बसा एक बेहद शांत और खूबसूरत इलाका। लेकिन यहाँ की खूबसूरती के साथ एक रहस्यमयी कहानी भी जुड़ी हुई थी। यहीं मैंने वो पुराना चर्च देखा जिसे लोग अक्सर हॉन्टेड चर्च के नाम से जानते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, पुरानी इमारत और पहाड़ों का माहौल इस जगह की खूबसूरती के साथ इसकी रहस्यमयी कहानी इसे और भी खास बना देती है। तो अभी मैं यहाँ पे जो एबर्ट माउंट नाम से जो यहाँ पे किला या फिर चर्च कहें वहाँ पे हूँ। और जैसे कि यहाँ के लोगों ने या फिर एक मिथ डाला है कि यहाँ पे 200-300 लोगों ने रिसर्च करके 200-300 लोगों पर रिसर्च करके सुसाइड करवा के और उनके साथ रिसर्च करके उनको मारा गया था। तो ये हमारे इंडियंस का लोकल का मिथ है। एबर्ट जो था उसने यहाँ पे मेंटल पीस के लिए ये चर्च बनवाया। और यहाँ पे जब औपनिवेशवाद था भारत में, जब ब्रिटिश काल था उस टाइम की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली जो ये जाना जाता है, ये जो एबर्ट माउंट जाना जाता है, ये यहाँ के चर्च की जो आर्किटेक्चर है उसके लिए जाना जाता है। हैरोल्ड एबर्ट था, वो एक व्यवसायी था, एक इंजीनियर और एक व्यवसायी था। और उसने लोहाघाट शहर से दूर आके शांति, मेंटल पीस के लिए ये जगह चुनी और यहाँ पे ये बनवाया। एंड यहाँ से अब बात करते हैं हम ज्योग्राफिकल व्यू से। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी जैसी कुछ चोटियाँ दिखाई देती हैं। दूसरा ये जो सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पे है नियर बाई, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वो भी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी ये जो चर्च है इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंदर से कंप्लीट हो चुका है, बाहर से चल रहा है। तो ये सिर्फ मेंटल पीस के लिए था। तो चलते हैं, उतना कुछ खास नहीं था, तो चलते हैं किसी और जगह पे, आपको स्विच करते हैं बढ़िया से। थैंक यू। लोहाघाट कोलीडेग झील। कुछ देर बस यहाँ बैठकर इस झील को निहारता रहा। मौसम भी उस वक्त काफ़ी खूबसूरत था और चारों तरफ एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। झील के पानी के बीच खड़े ये सूखे पेड़ इस पूरे दृश्य को थोड़ा अलग और रहस्यमयी सा बना रहे थे। किनारे पर खड़ी ये नावें देखकर लगा कि इस शांत झील को पानी के बीच से देखने का अनुभव कुछ अलग ही होगा। यहाँ नावों के लिए बकायदा एक जगह बनी हुई है जहाँ से लोग नाव में बैठकर झील की सैर करते हैं। और यहाँ से जब पीछे मुड़कर झील को देखते हैं तो सामने खुला हुआ ये खूबसूरत नज़ारा कुछ देर के लिए आपको वहीं रोक देता है। कभी कभी किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस एक किनारे बैठकर उसे देखते रहना ही काफ़ी होता है। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जो हूँ लोहाघाट में हूँ और मेरे पीछे या फिर मेरे बाईं साइड आप देख रहे होंगे ये कोलीडेग झील है। आर्टिफिशियल लेक है जिसको बनाया गया है। आप सीधे सीधे ये इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सूखे हुए पेड़ हैं, कभी ये हरे हुए करते थे। और जब ये लेक बनाई गई आज से 5-6 साल पहले, तब से ये पेड़ जो हैं तब से सूखे पड़े हुए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरे जो पीछे थोड़ा बहुत आपको फील एक स्विट्ज़रलैंड वाला आ रहा होगा, क्योंकि पीछे काफ़ी अच्छा दृश्य भी दिख रहा है देवदार के पेड़ों का, बहुत अच्छा विहंगम दृश्य। मैंने सोचा कि पहला जो डेस्टिनेशन है दैट शुड बी नेचर लविंग, तो मैं यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का। हमारे साथ एक बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ। आतिफ। आतिफ, यहाँ पे तुम यहीं के ही हो? हाँ। क्या है स्पेशल यहाँ पे? यहाँ पे इसकी गहराई है, इसकी गहराई कुल 40-50 फीट है। हाँ। और यहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ वैसी मिल जाएंगी आपको। कैसी? कोई सी मतलब जैसे आप कोई सी भी चाहो आपको हर तरह की मिल जाएंगी। मछली पालन भी होता है क्या? हाँ, मछली पालन भी है यहाँ। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ ऊपर ही रहता हूँ। कितना टाइम हो गया रहते हुए? यहाँ बहुत यही हो गए हैं 13 साल 14 साल।
अच्छा और एक यहाँ बाणासुर किला है और यहाँ रीठा साहिब भी है। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें आप घूम सकते हो। तो ये छोटी सी बातें जो तुमने यहाँ के लोकल होने पे बताई, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अरे कैसी बात कर रहे हो आप भी। तो थैंक यू आतिफ, बहुत बहुत आपका ओके समय देने के लिए। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। ये हमने स्टार्ट गोलजू के मंदिर से करा था चंपावत में, और वैसे ही हम जो इस यात्रा का या फिर ये जो डेस्टिनेशन आपको दिखाए उसका समापन भी गोलजू से करते हैं। तो मिलते हैं किसी और जर्नी में, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट, अपना ध्यान रखिए। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से हम चल रहे होते हैं उसको एंजॉय भी करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है सामने। बादल और पहाड़ का जो कंपटीशन हो रहा है ना, बादल कह रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं और पहाड़ कह रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं। वाह। तो चंपावत का ये सफ़र अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। पूरे सफ़र में कभी मंदिर मिले, कभी जंगल, कभी झील, कभी धुंध में छिपे पहाड़, और कभी ऐसे रास्ते जहां बस मैं और प्रकृति थी। और अब इस सफ़र को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका शायद कुछ हो नहीं सकता था। एक कप चाय और सामने ये पहाड़। कुछ सफ़र हमें नई जगह दिखाते हैं और कुछ सफ़र हमें थोड़ा खुद से भी मिलवाते हैं। सामने ये बादल जिस तरह पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस सफ़र का आखिरी सीन तैयार कर रही हो। शायद यात्रा ख़त्म हो रही है, लेकिन इन पहाड़ों की यादें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। इस सफ़र में एक बुजुर्ग भी कुछ समय के लिए मेरे से जुड़े थे, जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। उनकी अपनी एक कहानी है। चंपावत को देखने और समझने का अपना एक नज़रिया है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आखिरी कुछ बातें उन्हीं की जुबानी सुनी जाए। गए हो आप अल्मोड़ा? हाँ, फिर क्या, मैं आप लगाओगे, मैं रानीखेत से अल्मोड़ा पैदल आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? दिन में एक बजे वहाँ से लगा मैं। अच्छा। रानीखेत से, घेंगारी खाल से, हाँ। और 6 बजे अल्मोड़ा, रोम बाई रोड। भर्ती होने गया था मैं रानीखेत। कौन सा सन की बात है? मैं ये तुम्हारी 78 77 की बात है। 18-19 साल का था मैं। अकेला वहाँ से पैदल बाई रोड, न मोबाइल, न उस समय क्या कुछ रह ही नहीं। भगवान कसम कर रहे हैं, मंदिर में आ रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। 11 किलोमीटर 1 घंटे में चलने वाले रहे हो? हाँ, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बड़ी कष्ट की नौकरी करके पहले हमने साहब लोग गया गए, किसी के लिए घरों से लकड़ी ले जाएंगे। पहले का टॉप था साहब लोग। पहले के लोगों ने संघर्ष झेला ठहरा खूब है। आज क्या झेला इन्होंने, नंगे पाँव, जूता चप्पल तो कौन भूजा। आज तो 3 दिन वर्दी पहन रही, कपड़ा वही धोया वही पहन लिया। आज तो मैया की कृपा है। लकड़ी थी, 1 साल की लकड़ी रहता था, और 5 लीटर दूध पीछे अपना बैग ये हुआ। फिर वहाँ से यहाँ मैं ड्यूटी में आता रोड में। इतनी दूर हमारा पुराना वो है, घर है नीचे, आम होते हैं वहाँ, केले होते थे, और खेती बाड़ी वहाँ होती थी ज़्यादा। अब छोड़ दिया वहाँ। ये है हाँ, ये आधार कार्ड। हाँ। अरे बाप रे। कहीं जाऊँगा तो अब टिकट भी फ्री है। अरे मैं दूसरे जाता हूँ, टिकट फ्री। सही है, सही है। वाह, आधार कार्ड भी साथ लेके ही घूम रहे हो आप। फिर क्या, किसी को यकीन नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ का ले है पकड़। ये है। वाह। चलें फिर हौले हौले कदमों से। हाँ चलो।